हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ईपीएफ एक्ट को, जिसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे थे एपीएफसी या ईओयू एग्जामिनेशन में, उसी तरीके से ट्रेड यूनियन एक्ट में भी 2 या 3 क्वेश्चन हर बार एपीएफसी और ईओयू दोनों में आ रहे हैं। जितना ईपीएफ एक्ट एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था, उतना ही ट्रेड यूनियन एक्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट से। फर्स्ट इज इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है जो इनेक्ट हुआ था 25 मार्च 1926। इस एक्ट का मेन पर्पस था कि जो भी ट्रेड यूनियंस या एम्प्लॉय यूनियंस एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्रीज के अंदर में या अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में, उनका रेगुलेशन करना। और इस एक्ट का मेन पर्पस था कि इंश्योर करना कि उन यूनियंस का रजिस्ट्रेशन हो, उनका लीगलाइजेशन हो और उनको लीगल स्टेटस या राइट्स मिल सके जो भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है उनको। पिछली बार की तरह इस बार भी हम सेक्शन वाइज चीजें पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको ज्यादा फोकस देंगे और जो नॉन इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको बस हम गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट सेक्शन है एक्सटेंशन ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया का कोई भी टेरिटरी है वहां पे ये एक्ट लागू होगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जहां पे एक्ट या लॉज मेंशन्ड होते हैं, उन सारे एक्ट्स के अंदर जो डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली 1 या 2 क्वेश्चंस बनते ही है पेपर के अंदर में। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कौन सी गवर्नमेंट होगी जो उसके लिए, जो भी ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करती है उसके लिए रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए लाइबल होगी या जिसके पास उसकी अथॉरिटी होगी। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन एक से ज्यादा स्टेट में अगर वो काम कर रही है तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और अगर कोई स्टेट सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर सीमित है, कोई यूनियन किसी एक ही स्टेट के अंदर सीमित है, उस केस के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। सेकंड डेफिनेशन आती है एग्जीक्यूटिव की। ये एग्जीक्यूटिव बात हो रही है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, वो बॉडी जो ट्रेड यूनियन के अफेयर्स को मैनेज करती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। जैसे पॉलिटी के अंदर होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है सरकार के अंदर, वो सारा का सारा मैनेजमेंट देखती है। जो हम कैबिनेट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एज एग्जीक्यूटिव देखते हैं, उसका काम क्या होता है, देश के जितने भी अफेयर्स है उसको मैनेज करना। सिमिलरली ट्रेड यूनियन में भी एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो भी उसके अफेयर्स है उसको मैनेज करना। सेकेंड डेफिनेशन है ऑफिस बियरर्स। ऑफिस बियरर्स वो लोग होते हैं जो जो एग्जीक्यूटिव है उसके मेंबर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर्स होंगे हम उनको एज ऑफिस बियरर कहेंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई ऑफिस होल्ड करते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर में। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि हम ऑडिटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑडिटर को एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द ऑफिस बियरर। नेक्स्ट डेफिनेशन है रजिस्टर्ड ऑफिस। जहां पे ट्रेड यूनियन की हेड ऑफिस होगी या जो हेड ऑफिस होगी उसी को हम रजिस्टर्ड ऑफिस कहेंगे। और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन सी होगी, जो ट्रेड यूनियन इस एक्ट के अंडर में जिसको फॉर्मल रजिस्ट्रेशन मिल चुका है वो हो गई रजिस्टर्ड, और जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है वो हो गई अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ये सारी डेफिनेशन सीधा एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। एग्जीक्यूटिव किसे बोलोगे, ऑफिस बियरर की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आएंगे, कौन आएगा, मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव होंगे लेकिन ऑडिटर नहीं होगा। और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कोई मैच द फॉलोइंग या किसी चीज में आ सकता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन सी होगी या कौन से एक्ट के अंडर में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार वो व्यक्ति है जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करेगा और उसके जो भी लीगल अफेयर्स है उसको देखेगा। जो भी सरकार के साथ में उसको लीगल रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास होता है। इसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन तो इंक्लूडेड है ही है, साथ में जो एडिशनल या कोई डेप्यूटी रजिस्ट्रार होता है वो भी इंक्लूडेड होगा। अगर कोई ट्रेड यूनियन किसी स्टेट के ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जहां पे एडिशनल या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो उस केस के अंदर में हम उसी को एज रजिस्ट्रार मानेंगे इस एक्ट के अंडर में। अब आती है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस पूरे डेफिनेशन वाले हिस्से में, कि ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है। ट्रेड यूनियन का काम होता है कि एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम करना, और कोई भी अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन
वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, तो उसको रिजॉल्व करना। तो उस पर्सपेक्टिव से ट्रेड डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसको एक डिस्प्यूट बोलेंगे या किस चीज को हम एक ट्रेड डिस्प्यूट बोलेंगे? अगर कोई भी डिस्प्यूट एक एम्प्लॉयर और एक वर्कमैन के बीच में होता है, मतलब जो काम देने वाला है और जो काम करने वाला है उसके बीच में होता है, या दो वर्कमैन के बीच में होता है, जो दोनों एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में हो रहा है, या दो एम्प्लॉयर्स के बीच में हो रहा है, तीनों केसेस के अंदर जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम ट्रेड डिस्प्यूट होगा बोलेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ये कंडीशंस है कि वो जो डिस्प्यूट है वो एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड होना चाहिए, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, और कंडीशंस ऑफ लेबर से रिलेटेड होना चाहिए। हम कोई ऐसा डिस्प्यूट है, दो वर्कमैन है, उनकी घर का कोई आपस का मुद्दा है, तो हम उसको ट्रेड डिस्प्यूट नहीं बोलेंगे। अगर वो एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मुद्दे हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि काम के एरियाज के जो भी मुद्दे होंगे वो नॉन एम्प्लॉयमेंट के दायरे में आएंगे, कोई घर की चीज हो गई तो वो नहीं आएगी। एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशन ऑफ लेबर से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे वो सारे के सारे ट्रेड डिस्प्यूट में आएंगे। मुद्दे किसके बीच में होने चाहिए? एम्प्लॉयर और वर्कमैन, वर्कमैन वर्कमैन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में। वर्कमैन की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे? वर्कमैन हम किसे बोलेंगे ये भी पूछ सकते हैं हमको क्वेश्चन के अंदर। इट इंक्लूड्स ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द ट्रेड और इंडस्ट्री वेदर और नॉट दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द डिस्प्यूटिंग एम्प्लॉयर। मतलब जितने भी लोग उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस बिजनेस में काम करते हैं, चाहे उसको डायरेक्टली एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय किया गया हो या नहीं किया हो। कई बार कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज भी होते हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होते एम्प्लॉयर के द्वारा, लेकिन वो एम्प्लॉयज होते हैं। ईपीएफ एक्ट में हम देखा था बहुत सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करता है। तो वर्कमैन मीन्स जो भी व्यक्ति उस काम में, उस इंडस्ट्री में कार्यरत है और जिसको एम्प्लॉय किया गया, चाहे एम्प्लॉयर के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन। अब जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं पूरा को पूरा ट्रेड यूनियन, ये होता क्या है? ट्रेड यूनियन मतलब क्या? कोई भी चार लोग मिल जाएंगे वो यूनियन हो जाएगी, या फिर कोई स्पेसिफिक उसके क्राइटेरियाज है? तो ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन है एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो। कॉम्बिनेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटिंग टूगेदर, एनी कॉम्बिनेशन टेम्पररी और परमानेंट formed primarily to regulate relations between employer and workman, workman and workman, employer and employer। ठीक है, अभी हमने बात की कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी ग्रुप जो एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर है उसके रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, या दो एम्प्लॉयज है उनके रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, या दो एम्प्लॉयर्स है उनके रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए बनी है, उसको हम ट्रेड यूनियन बोलेंगे। हम जनरली क्या बोलते हैं? हम ट्रेड यूनियन को एम्प्लॉय यूनियन से को रिलेट कर देते हैं कि ट्रेड यूनियन इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय यूनियन। नहीं, ट्रेड यूनियन में एम्प्लॉयर यूनियन भी इंक्लूडेड होगी। हम मैंने स्टार्ट में बोला था ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉय यूनियन, वो सिर्फ आधा चीज थी। ट्रेड यूनियन के अंदर में एम्प्लॉयर यूनियन भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, और साथ में ट्रेड यूनियन का एक और क्राइटेरिया होता है कि ट्रेड यूनियंस जो होती है सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इंपोज करती है किसी भी बिजनेस या ट्रेड में। देखो, ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या है? एम्प्लॉयज का या एम्प्लॉयर्स का वेलफेयर करना। वेलफेयर आप फ्री विल दे के नहीं हो सकता। मतलब सामने वाली जो भी पार्टी होगी, अगर एम्प्लॉयर वाली पार्टीज है या सामने एम्प्लॉयज है या सामने दूसरा एम्प्लॉयर है, आप दूसरे को फ्री विल नहीं दे सकते कि वो कुछ भी करे। अगर आपको खुद का भला करवाना है तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती है कि हाँ, हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए। तो आप कुछ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इंपोज करते हो ट्रेड या बिजनेस के ऊपर, तब आप कहलाते हो ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में अगर कोई दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन का एक फेडरेशन भी है, वो भी एक ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन के अंदर ही आएगा। अब जो डेफिनेशन है ट्रेड यूनियन में, इसमें भी कुछ एग्जम्पशंस है। कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन है या कौन कौन से जो एग्रीमेंट्स हो रखे हैं वो ट्रेड यूनियन के दायरे में नहीं आएंगे। अगर कोई भी एग्रीमेंट दो पार्टनर्स के बीच में होता है रिगार्डिंग देयर ओन बिजनेस, कोई भी दो पार्टनर है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग एग्रीमेंट करते हैं, वो उसको हम ट्रेड यूनियन नहीं बोलेंगे। दोनों एम्प्लॉयर्स है लेकिन वो उनके बिजनेस के रिगार्डिंग कोई है तो वो हम उसे एग्रीमेंट बोलेंगे, इसको ट्रेड यूनियन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट, काम से रिलेटेड उनका कोई
पर्सनल कोई एग्रीमेंट है तो उसको भी हम ट्रेड यूनियन का दर्जा नहीं देंगे। ट्रेड यूनियन का काम होता है कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन इंपोज करना ट्रेड या बिजनेस में, और जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन या एम्प्लॉयर्स है या वर्कमैन है उनके काम को रेगुलेट करना। अगर वो रेगुलेट नहीं कर रहा है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा। तीसरा, कोई सेल है गुडविल की, आपने किसी को गुडविल बेच दी बिजनेस की, तो वो एग्रीमेंट तो हुआ है लेकिन वो एग्रीमेंट ट्रेड यूनियन के दायरे में नहीं आएगा। या फिर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, किसी भी कंपनी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्रोफेशन, ट्रेड या हैंडीक्राफ्ट कुछ भी चीज़ों को लेके, वो भी चीज़ें ट्रेड यूनियन के दायरे में नहीं आएगी। आपको मेन ये डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। इस जो अभी तक का सेक्शन पढ़ा है उसके अंदर में कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, वो है ऑफिस बियरर की, वो है ट्रेड डिस्प्यूट की, और ट्रेड यूनियन वाली डेफिनेशंस। बाकी वाली डेफिनेशन सिर्फ आपको देखनी है, ये चारों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, और ये आता है चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इसके अंदर में ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसको हम देखेंगे। सेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर एक स्टेट में काम करना है तो एक स्टेट गवर्नमेंट करेगी, एक से ज्यादा स्टेट में काम करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और जनरली जो रजिस्ट्रार होता है उसको एक स्टेट के लिए अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसको अपॉइंट करने वाली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार के साथ साथ एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करती है, और उनके पावर्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होगी, सब कुछ क्या होगी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार है। और वो दोनों किसके अंडर में काम करेंगे, वो रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन है उसके अंडर में काम करेंगे, और उनका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो भी सारा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होगा। हमने पहले भी बात की, अगर एडिशनल या डेप्यूटी रजिस्ट्रार किसी एरिया में काम कर रहा है जहां पे ट्रेड यूनियन सिचुएटेड है, तो ट्रेड यूनियन के पर्सपेक्टिव से एडिशनल या डेप्यूटी रजिस्ट्रार ही उनका रजिस्ट्रार हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी की बात की गई है, कौन कौन एलिजिबल है इस एक्ट के अंडर में, कौन कौन सी ट्रेड यूनियन एलिजिबल है इस एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो पहला कंडीशन ये है कि जिसके पास 7 से ज्यादा मेंबर है, जिसके पास 7 से ज्यादा मेंबर है, और वो 7 से ज्यादा मेंबर अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर में। Any 7 or more members of a trade union can apply for the registration by subscribing their names to the rules of the trade union, complying with other provisions of the act। ठीक है, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, और वो 7 या 7 से ज्यादा मेंबर मिलकर अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो इंश्योर करते हैं कि हम जितने भी रूल्स है ट्रेड यूनियन से उसे सब्सक्राइब करते हैं, और बाकी एक्ट के प्रोविजन से हम सब्सक्राइब करते हैं। एडिशनल कंडीशंस क्या है कि किसी भी अगर एरिया में किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेड यूनियन का गठन हो रहा है तो मिनिमम 10% या 100 वर्क में, विच एवर इज लेस। मान लो किसी भी फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं तो मिनिमम 10 लोग, या 1000 लोग काम कर रहे हैं तो मिनिमम 100 लोग उस ट्रेड यूनियन का हिस्सा होने चाहिए। अगर किसी ट्रेड यूनियन में 10% लोग भी नहीं है तो उस ट्रेड यूनियन की क्या वैलिडिटी रह जाती है। तो इसलिए मिनिमम जिस भी इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो रही है तो उसके 10% लोग उसका हिस्सा होना चाहिए, या फिर 100 लोग। अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो मिनिमम अगर 100 लोग भी होंगे तो वो ट्रेड यूनियन वैलिड होगी। और किसी भी इंडस्ट्री में मान लो कोई भी हो तो मिनिमम 7 मेंबर तो होने ही चाहिए उस ट्रेड यूनियन के अंडर में। मान लो किसी इंडस्ट्री में एस्टेब्लिशमेंट में 50 ही लोग हैं, लेकिन 10% तो 5 होगा, उस केस में 5 नहीं, मिनिमम 7 लोग तो होने ही चाहिए उस इंडस्ट्री में जो इस ट्रेड यूनियन के मेंबर हो। सेकंड जो क्राइटेरिया है, अगर एप्लीकेशन के बाद में, लेकिन एप्लीकेशन दे दी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने मिलके, लेकिन अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और कुछ लोग, आधे से ज्यादा नहीं आधे से कम लोग छोड़ के चले जाते हैं या विड्रॉ कर देते हैं कि हम नहीं बनना चाहते, हमको एप्लीकेशन नहीं देनी है, तो एप्लीकेशन इनवैलिड नहीं होगी। अगर आधे से ज्यादा लोग छोड़ के चले जाते हैं तो एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी, और अगर आधे से कम लोग छोड़ के जाते हैं तो भी एप्लीकेशन इनवैलिड नहीं होगी। ये
इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज तो क्या, ये कितने मेंबर हैं चाहिए होते हैं ट्रेड यूनियन को स्टैब्लिश करने के लिए, 7 या 7 से ज्यादा लोग। दूसरी चीज क्या है, एटलीस्ट 10% या जो 100 वर्कमैन है विच एवर इज लेस, उसके मेंबर होने चाहिए। अगर 10% है वो 7 से कम नहीं हो सकते, ओवरऑल 7 से कम नहीं हो सकते, और मिनिमम 10% होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड हो, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होने वाला है। एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन की दी जाएगी, हमने देखा अभी कि वो रजिस्ट्रार को दी जाएगी। उसके साथ में, उस एप्लीकेशन के साथ में आपके ट्रेड यूनियन के रूल्स क्या है, आपको उसकी भी कॉपी देनी पड़ेगी। आपको स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे जिसके अंदर में आप जो भी मेंबर्स हैं, उन जो भी एप्लीकेंट मेंबर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेसेस देने पड़ेंगे। और अगर कोई वर्कमैन्स की यूनियन है, जैसे वर्कमैन यूनियन जो होती है, उसके लिए आपको उसका प्लेस ऑफ वर्क भी बताना पड़ेगा कि हम एड्रेस कौन कौन से एरियाज में हमारे लोग जो वर्कमैन है वो काम कर रहे हैं। प्लस अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो उसका नेम क्या है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, और जो ऑफिस बियरर होने वाले हैं उनके टाइटल्स क्या होंगे, उनके नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन है क्या है। मतलब ओवरऑल जो बेसिक बायोडेटा होता है एक ट्रेड यूनियन का, वो सारा का सारा आपको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर कोई ट्रेड यूनियन 1 साल से ज्यादा पुरानी है या 1 साल से एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको इन स्टेटमेंट्स के साथ में एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी पे देना पड़ेगा कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं और 1 साल के अंदर आपकी कितनी लाइबिलिटीज हो गई है, या 1 साल से ज्यादा हो गई तो कितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज है आपके पास में। तो आपका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको एक रजिस्ट्रार के पास में सबमिट करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द रजिस्ट्रेशन डन। नेक्स्ट है सेक्शन 6, प्रोविजन टू बी कंटेंट इन द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। अभी हमने क्या बात की कि कॉपी ऑफ रूल्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉपी ऑफ रूल्स जो है, उस रूल्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसका भी इस एक्ट के अंदर मेंशन है। ये एक्ट बोलती है जो एग्जीक्यूटिव है उसको इंश्योर करना है कि रूल्स जो है प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड हो और उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो। तो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, अब रूल्स कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव बनाती है। और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होगी, नाम क्या है ट्रेड यूनियन का, किस ऑब्जेक्टिव से वो बनी है, क्या पर्पज है उस ट्रेड यूनियन का, मतलब जो उसके ट्रेड यूनियन के फंड है वो किस तरीके से यूज होंगे, सिर्फ लॉफुल पर्पसेस के लिए कैसे यूज होने वाले हैं। लिस्ट ऑफ मेंबर्स, कितने लोग हैं उसके अंदर में, प्लस ऑफिस बियरर्स कौन से है, और इंस्पेक्शन वगैरह जो भी ऑफिस बियरर या मेंबर्स उनके द्वारा होगा उसका प्रोविजन क्या है। इंस्पेक्शन का मतलब है कि ऑफिस बियरर या मेंबर्स जो हैं वो कैसे बुक्स को, रिकॉर्ड्स को ट्रेड यूनियन के देख सकते हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। फिर एडमिशन ऑफ मेंबर्स की बात होगी, जो वो इसमें आपको मेंशन करना है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होंगे वो इंश्योर, इसमें क्राइटेरिया डालना है कि दे मस्ट बी एंगेज्ड इन और एम्प्लॉयड इन रेलेवेंट इंडस्ट्री, के ये जो हम जिस इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं इंश्योर करना है कि वो लोग उसी इंडस्ट्री के लोग हो, उनको बोलेंगे ऑर्डिनरी मेंबर। तो उसका क्या क्राइटेरिया आपको रूल्स में लिखना है। फिर ऑनररी या टेम्पररी मेंबर्स जो हैं वो कैसे अलाउड होंगे इस ट्रेड यूनियन के अंडर में, सेक्शन 22 में दे रखा है। कई बार क्या होता है कि कुछ बाहर के लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, उनको भी परमिशन मिलती है ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने में, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बात को अच्छे से पब्लिक के सामने, एम्प्लॉयर्स के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखा जा सके। तो ऑर्डिनरी मेंबर तो हो गए वो जो वर्कमैन या एम्प्लॉयर्स जो उस एरिया में काम करे, जो इंडस्ट्री में काम करे, उसके साथ में कुछ मेंबर्स होते हैं जो टेम्पररी या ऑनररी मेंबर्स होते हैं, जो एडवाइस के लिए आते हैं या गाइडेंस के लिए आते हैं। फिर 6th है मिनिमम एनुअल मेंबरशिप फीस या मिनिमम एनुअल सब्सक्रिप्शन। जो रूरल एरियाज के लिए है वो भी डिसाइडेड है 1 रुपी, मिनिमम 1 रुपए सब्सक्रिप्शन होगा। ₹3 फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एंड 12 फॉर अदर्स। ये मिनिमम एनुअल सब्सक्रिप्शन है, 1 फॉर रूरल वर्कर्स, 3 फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स और 12 फॉर ऑल अदर्स वर्कर्स। ये मिनिमम एनुअल सब्सक्रिप्शन फी होगी इन रूल्स के अंडर में। फिर मेंबरशिप बेनिफिट्स क्या है, कंडीशंस क्या है, क्या क्या उनको फायदा मिलेगा, अगर वो गलती करते तो फाइन कैसे लगेंगे, फॉरफीचर क्या होगा, वो सारी चीजें रूल्स में मेंशन होनी चाहिए। प्लस आप रूल्स को अमेंड कैसे करोगे, उनको चेंज कैसे करोगे, या उस रूल्स को एंड करना है तो वो कैसे करोगे, वो सारी चीजें भी मेंशन होगी। प्लस प्रोसीजर क्या होगा जो ऑफिस बियरर्स है, एग्जीक्यूटिव है, उनके अपॉइंटमेंट का है, उनके इलेक्शन का और उनके रिमूवल का। और कितनी टर्म होगी, मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है, 3 साल हो सकती है,
लेकिन आप रूल्स में डिफाइन कर सकते हो कि आपके हिसाब से आपके ट्रेड यूनियन के लिए वो टर्म कितनी होने वाली है, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, जितना भी, पर मैक्सिमम 3 साल हो सकती है। उसके साथ में फंड कैसे, उसकी कस्टडी कैसे रहेगी, एनुअल ऑडिट कैसे होगा, इंस्पेक्शन कैसे होगा, या डिसॉल्व भी करनी है ट्रेड यूनियन को, हमने बताया कैसे बनेगी, और डिसॉल्व भी कैसे होगी, सारी की सारी चीजें एक रूल बुक में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 7। अभी जो प्रीवियस वाला सेक्शन पढ़ा उसके अंडर में ये सारे रूल्स वाले जो सेक्शन से चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे ये मिनिमम एनुअल मेंबरशिप फी हो गई, या फिर जो मैक्सिमम टर्म की बात की है वो हो गई। वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर्स वाला जो सेक्शन होता है ना, वो ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली चीजों पर थोड़ा ध्यान देना। 1, 3, 12 एंड 3 years। सेक्शन 7, पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड टू रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ द नेम। ये बोल रहा है कि आपने रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन डाली, रजिस्ट्रार चाहे तो आपसे और भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, आपसे कोई ये भी बोल सकता है कि आप नेम को चेंज करो। रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है कि जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है, चाहे एप्लीकेशन की बात हो या चाहे कंटेंट ऑफ रूल्स है, तो आपसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि मुझे इन इन चीजों की भी इंफॉर्मेशन दीजिए। और दूसरी चीज, रजिस्ट्रार चाहे तो जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं सप्लाई करते हैं, आपको बोल सकता है कि मैं रजिस्ट्रेशन भी नहीं दूंगा। बेसिक जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सेकंड इज नेम ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करता है जो सिमिलर नेम का है या रिजेंबल करता है ऑलरेडी जो ट्रेड यूनियन का नाम आपने रखा है, तो बोल सकते हैं कि आप नाम चेंज करो, अब जब तक आप नाम चेंज नहीं करोगे तब तक मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा। और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा, आपके ट्रेड यूनियन का नाम जो रजिस्टर होता है उसका, उसके अंदर मेंशन कर देगा। फिर है सेक्शन 9। सीधी सी बात है, आपको ट्रेड यूनियन नाम रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका लीगल प्रूफ होता है। अब सेक्शन 9 ये बोलता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट अ मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन, मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट अ मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन। ये कि अभी हमने ऑलरेडी जो देखा था वही चीज रिपीट हो रही है कि एक ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसके अंदर मिनिमम 10% या 100 वर्कमैन विच एवर इज लेस एट ऑल टाइम्स कनेक्टेड होने ही चाहिए। मतलब एक बार ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गए, जो अभी हमने पहले देखा था वो रजिस्ट्रेशन के पहले की बात थी कि मिनिमम 7 लोग अप्लाई करेंगे, और वो 7 लोग जो हैं उसके अलावा जो भी लोग हैं वो टोटल 10% होने चाहिए, या मिनिमम 100 लोग होने चाहिए जो उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। अभी क्या बोला, रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके बाद में भी आपको इंश्योर करना है कि मिनिमम 10% या 100 वर्कमैन विच एवर इज लेस एट ऑल टाइम्स इस यूनियन का हिस्सा है ही है। और 10% अगर कम है तो मिनिमम 7 लोग तो है ही है। अगर 50 लोग ही है फिर भी आपको 5 नहीं रखने, आपको मिनिमम 7 लोग तो रखने ही है इस ट्रेड यूनियन के मेंबर की तरफ। फिर सेक्शन 10, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी हमने फॉर्मेशन कैसा हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ, सब चीजें देखी। अब कैंसिल कैसे करेगा। कैंसिल करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं कैंसिल करने के। पहला है एप्लीकेशन बाय द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन अगर एप्लीकेशन दे दे जिसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, एप्लीकेशन देती है, रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करता है और कैंसिल कर देता है रजिस्ट्रेशन। सेकंड इज रजिस्ट्रार का सेटिस्फेक्शन ऑन रजिस्ट्रार सेटिस्फेक्शन डेट, के जो भी उसने अभी तक काम किए ट्रेड यूनियन ने अप्लाई करने में, रजिस्ट्रार के साथ जो भी डीलिंग्स करने में, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है उस केसेस में, या बाकी कोई और भी प्रॉब्लम्स है, कि उसने रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाइड है कि जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया गया था, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया गया था ट्रेड यूनियन के द्वारा, वो फ्रॉड या मिस्टेक से ऑब्टेन किया गया, या जो ट्रेड यूनियन बनी थी अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आदमी नहीं बचे, ट्रेड यूनियन नहीं बची, या फिर ट्रेड यूनियन ने इस एक्ट के कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रोविन किया है या उसका हनन किया है, या फिर कोई जो रूल जो था उनकी बुक्स के अंदर में जो इनकंसिस्टेंट था इनके एक्ट के साथ में, उनको कंटिन्यू कर दिया, और जो इंपॉर्टेंट रूल था उसको उन्होंने हटा दिया। तो वो सारे केसेस के अंदर में रजिस्ट्रार चाहे उसको सेटिस्फाइड होता है तब भी उसका कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, या विड्रॉ कर सकता है। और तीसरा रीजन है कि अगर वो ट्रेड यूनियन मिनिमम मेंबर्स जो अभी हमने बात की 7 या 10% और 100 वर्कमैन वो मेंटेन नहीं करती है, नहीं कर पाती है, तब भी उस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन विड्रॉ हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि रजिस्ट्रार के द्वारा मिनिमम 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा। किसको? ट्रेड यूनियन को, कि हम आपकी चीज को, हम आपके रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं
लास्ट वाले दोनों केसेस के अंदर, इस केस के अंदर और इस केस के अंदर में अगर ट्रेड यूनियन ने खुद अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली बात है नोटिस देने की जरूरत नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, अपील। अब रजिस्ट्रार के साथ इतनी डीलिंग हो रही है तो अपील का भी राइट होता है ट्रेड यूनियन के पास में। तो राइट टू अपील इज अवेलेबल टू एनी पर्सन aggrieved by the refusal to register a trade union या withdraw or cancellation of registration certificate। या तो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया कि मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, या उसने विड्रॉ कर दिया है, कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को, तो आपके पास राइट है कि आप अपील कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ट्रेड यूनियन के ऑफिस बियरर्स हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, जो भी उसके डिसीजन से इम्पैक्ट हुआ है जिसके ऊपर, वो अप्लाई कर सकता है। वो अपील मस्ट बी मेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, प्रॉपर टाइम मैनेज होगा उनके रूल बुक्स के अंदर में, उसके अंदर होना चाहिए। और अपील करेंगे किसको, वो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ट्रेड यूनियन का जो हेड ऑफिस है किसी प्रेसिडेंसी टाउन के अंडर में है या किसी प्रेसिडेंसी टाउन में सिचुएटेड है तो उस केस में हाई कोर्ट को अपील जाएगी। अगर कोई लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ट्रेड यूनियन आती है या ट्रेड यूनियन का एरिया आता है तो उस केस में लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास में जाएगा। और बाकी जितने भी एरियाज हैं उसमें जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा विच विल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। जो भी अथॉरिटी या जो भी कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, तो वहां पे आप अपील कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि अपील कहाँ कहाँ की जा सकती है। अब अपीलेट कोर्ट जो है उसके पास पावर क्या रहेगा, आप अपील को डिसमिस ही कर दो, भाई नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज ये कि आप रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दे दो कि आप रजिस्टर कर दो, या जो विड्रॉल कैंसिलेशन सर्टिफिकेट है उसको साइड में रख दो, और रजिस्ट्रार को कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा। अपील का प्रोसीजर क्या होता है, जो सिविल सूट्स वगैरह में प्रोसीजर होता है वही सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंट है। और सेकंड अपील का भी इसमें प्रोविजन है कि अगर एक कोर्ट के द्वारा अपील को डिसमिस कर दिया जाता है तो एग्रीव्ड पर्सन के पास राइट है कि वो अपील को हाई कोर्ट तक ले जाए, और हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर्स रहेंगे जो अपीलेट कोर्ट के पास में थे। तो अपील कहाँ पे होगी, अपील हाई कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। इतना याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी कम्युनिकेशन वगैरह होगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू ही होगा, सीधी सी बात है। और अगर रजिस्ट्रार के पास में ट्रेड यूनियन का एड्रेस चेंज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो उसको रजिस्ट्रार के पास में 14 दिन के अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा कि हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है, और रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री कर देगा। 14 दिन के अंदर अंदर आपको नए एड्रेस का इंटीमेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 13 इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करती है, एक लीगल एंटिटी है, लीगल स्टेटस है उनके पास में, वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, चाहे इंसान आए या इंसान जाए, ऑफिस बेरर आए या जाए, ट्रेड यूनियन चलती रहेगी। कॉमन सील होगी उसके पास में, और उसके पास पावर होगा कि वो प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सके या कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सके या किसी को सू कर सके, या उसके ऊपर भी कोई सू कर सकता है। 14 सेक्शन बोलता है सर्टेन एक्ट्स नॉट टू एम्प्लॉय टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। कुछ ट्रेड यूनियन जो होती है अगर इन एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है तो फिर वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन वॉइड हो जाएगा। अगर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में रजिस्टर्ड है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर में रजिस्टर्ड है, या कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉइड हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 3 में। अभी देखो हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया कि कैसे एप्लीकेशन जाएगी रजिस्ट्रार के पास में, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार नाम चेंज का बोल सकता है या डिसमिस कर सकता है उनके अपील्स को वगैरह को। थर्ड मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन देने के पहले और देने के बाद में कितने मेंबर्स होने चाहिए, 7, 10% और 100 विच एवर इज लेस। तो ये सारा बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फैक्ट्स थे, इसको आप अपने नोट्स के अंदर बेसिक 3, 4, 5 लाइन के अंदर शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख के बना सकते हैं। फिफ्थ इज नेक्स्ट इज चैप्टर 3 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। एक बार ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई, अब रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज होगी, वो सारे हम यहाँ देखेंगे। सेक्शन 15 बोलता है ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंट। ट्रेड यूनियन के पास कुछ पैसा होता है, कुछ पैसा जो उसने इकट्ठा किया हुआ होता है अपने मेंबर्स के द्वारा, तो वो पैसा एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैसे स्पेंड कर सकती है और किन किन एरियाज में ही स्पेंड कर सकती है,
उसका वहां यहाँ मेंशन्ड है। जनरल फंड ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन ओनली बी स्पेंट ऑन द फॉलोइंग, इसके अलावा आप कहीं स्पेंड नहीं कर सकते हैं। पहला क्या है, सैलरीज अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस बियरर्स, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको सैलरीज अलाउंस या एक्सपेंसेस दे रहे हैं उनके कामकाज के लिए। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रहे हो या कोई अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए एक्सपेंसेस दे रहे हो, प्लस आपने कोई ट्रेड यूनियन की राइट्स थी या कोई मेंबर्स थे उनकी राइट्स के लिए कोई लीगल केस लड़ रहे हो किसी गवर्नमेंट के साथ या एम्प्लॉयर के साथ या किसी और लोगों के साथ में, तो आप उसका लॉयर वगैरह का पैसा दे सकते हो। प्लस कोई ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है उसको कंडक्ट करने के लिए आप पैसा दे सकते हो, जैसे हड़ताल वगैरह चीजें होती ना, उन सबको कंडक्ट करवाने के लिए भी जो पैसा लगता है वो ट्रेड यूनियन वहाँ यूज हो सकता है। अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हुआ, मान लो कोई हड़ताल हो गई और उससे एम्प्लॉयज की ऑब्वियस सी बात है आमदनी घट जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी उन्हें, तो उस केस में आप कोई कंपनसेशन भी दे सकते हो कि जो उनको भी जो भी लॉस हुआ है मेंबर्स को उसके लिए। प्लस कोई व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है या कोई एम्प्लॉयर है जो मेंबर है इस ट्रेड यूनियन का, जिसकी डेथ हो गई है या कोई ओल्ड एज के कारण बीमार है, उसके पास खाने को पैसा नहीं है, या कोई उसको डिजीज हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया वर्क के द्वारा या किसी भी और भी तरीके से, या अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, उसको निकाल दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया, तो उन टाइम में मेंबर्स को या उनके डिपेंडेंट्स को भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। मतलब बेसिक पर्पस क्या है ट्रेड यूनियन का, जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाना। प्लस आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है अपने मेंबर्स का, तो उसके लिए आप पैसा दे सकते हैं। उनको कोई एजुकेशनल, सोशल या रिलीजियस बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए पैसा जा सकता है। या कोई व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस दे सकते हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो। प्लस आपको अगर कोई पीरियोडिकल निकाल रहे हैं, कोई मैगजीन निकाल रहे हैं जिसमें आप एम्प्लॉयर या वर्कमैन के जितने भी मैटर्स हैं जिनसे उनको फर्क पड़ता है उसका मेंशन करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, तो आप वो भी निकाल सकते हैं, उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। और जनरल जो वर्कमैन का बेनिफिट होता है, जो वर्कमैन में बेनिफिट के लिए कॉजेस होते हैं, उसके लिए भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है आपकी कंबाइंड टोटल जो ग्रॉस इनकम है उस साल की, प्लस आपके पिछले साल कितना पैसा पड़ा था, टोटल जितना भी पैसा आपके पास पिछले साल का टोटल पैसा बचा हुआ प्लस इस साल का ग्रॉस इनकम, दोनों का 1/4 से ज्यादा आप इन चीजों में खर्च नहीं कर सकते। जो वर्कमैन के बेनिफिट के लिए जो काम होते हैं बेसिक जो, उसमें आप 1/4 से ज्यादा नहीं कर सकते। बाकी चीजों के लिए वो पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन वर्कमैन के जनरल बेनिफिट के लिए वो पैसा खर्च नहीं हो सकता 1/4 से ज्यादा। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी काम बाकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा मेंशन किया जाएगा ऑफिशियल गजेट में, वो भी सारे के सारे एरियाज में जनरल फंड का एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है सेक्शन 16, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अभी हमने जो जनरल फंड की बात की, हम उसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने फंड बनाया, ट्रेड यूनियंस बनाई और ट्रेड यूनियन किसी पार्टी को या किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करती है और सारा का सारा पैसा उस फंड में लगा दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत होगा उनके मेंबर्स के लिए, क्योंकि वो पैसा मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, ट्रेड यूनियन के बेनिफिट के लिए इकट्ठा किया गया है, तो उसको आप पॉलिटिकल फंड की तरह यूज नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। आप चाहे तो एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड बना सकते हैं जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। जनरल फंड में आपने देखा होगा कुछ मैंडेटरीली कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे मेंबरशिप फी होगी वो देनी ही पड़ेगी, या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन फी होगी वो आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे पॉलिटिकल फंड में कंपल्शन नहीं है, अगर कोई व्यक्ति देना चाहे या नहीं देना चाहे उसकी इच्छा है, ये वॉलंटरी होगा, इसको आप मैंडेटरी नहीं बना सकते। इसके अंडर में क्या क्या एक्टिविटीज परमिसेबल होगी, किन किन चीजों के लिए इस पॉलिटिकल फंड को यूज किया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज या लोकल अथॉरिटीज में, उसके इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए खर्च हो सकता है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस कैंडिडेट के सपोर्ट में वो हो सकता है, या जो मेंबर्स इलेक्ट हुए उसके मेंटेनेंस के लिए, जो मेंबर इलेक्ट हो सकता है उसके खर्चे पाने के लिए रेगुलर लेवल पे वो भी कर सकते हो, या रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोर के रजिस्ट्रेशन के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो, कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है उसके लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो, ताकि अच्छा कैंडिडेट आपके लिए सेलेक्ट हो, आपके सपोर्ट के लिए सेलेक्ट हो और आपकी लॉबिंग कर सके गवर्नमेंट के पास में या बाकी अथॉरिटीज के पास में। बाकी बेसिक पॉलिटिकल मीटिंग्स, पॉलिटिकल लिटरेचर डॉक्यूमेंट, जो भी इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं या कैंडिडेट सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे परमिसेबल है।
दूसरी ये चीज देखिए, जैसे हमने बात की वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, तो आप जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर है उनके भी कुछ राइट्स हो जाते हैं, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, पहली बात तो कंट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरी चीज, आप उसको किसी भी तरीके का बेनिफिट से मना नहीं कर सकते, कोई भी तरीके का डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए उसके लिए ट्रेड यूनियन के अंदर में, कि साहब आपने इस पॉलिटिकल फंड के लिए पैसा नहीं दिया, इस पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं किया, इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, तो हम आपके साथ एक गलत व्यवहार करेंगे, वो नहीं हो सकता, सारे मेंबर्स इक्वल है। और ये कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी ए कंडीशन फॉर यूनियन मेंबरशिप, आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इस यूनियन का मेंबर बनना है तो आपको यहाँ पैसा डालना ही पड़ेगा, आप फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवा सकते। वो जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर है उसके इक्वल राइट्स है विज विज मेंबर्स फॉर जनरल फंड एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट है सेक्शन 17, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। ये बोलता है, देखो ट्रेड यूनियन के जो भी मेंबर्स होते हैं कई बार थोड़े एग्रेसिव मेथड्स को भी यूज करते हैं अपनी बात को रखने के लिए। हमने एम्प्लॉयर्स की जितनी भी प्रोटेस्ट होती है, एम्प्लॉयज की प्रोटेस्ट होती है, कई बार एम्प्लॉयर्स की भी प्रोटेस्ट होती है, उसमें हमने देखा होगा कि वो थोड़े से एग्रेसिव मेथड्स को भी कई बार यूज लेते हैं ताकि वो अपनी बात को रख सके। तो इसमें ये बोला गया कि सेक्शन 120B जो है आईपीसी का, उसके अंडर में कोई भी ऑफिस बियरर या मेंबर जो है वो पनिशेबल नहीं होगा अगर वो जो काम कर रहा है वो काम सेक्शन 15 के अंदर जो भी उसके लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स है उसको आगे करने के लिए। लॉ सेक्शन 15 के अंदर कौन कौन से लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जहां पे पैसा खर्च कर सकते हैं वही लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स है, जहां पे ट्रेड यूनियन का पैसा खर्च होगा वही उसका काम होगा। तो अगर उस काम के लिए आपने कुछ भी किया है मेंबर ने ऑफिस पीरियड में, तो आपके सेक्शन 120B के अंडर में कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि जिसमें आपने ऑफेंस करने की बात की है, ट्रेड डिस्प्यूट ऐसा हुआ है कि जिसमें आपने एक्सप्लिसिटली बात की है कि हम कोई ऑफेंस करेंगे ही करेंगे, तब फिर उस ऑफेंस की लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है। अगर आपका मेन पर्पज ये था कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, तब आप पे ये 120B के अंडर में कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव था कि कोई ऑफेंस को कमिट करना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को कमिट करना, तब आप पे लाइबिलिटी अप्लाई होगी। सेक्शन 18 बोलता है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में सिविल सूट से भी इनको इम्यूनिटी होती है। ये बोलता है कि नो सिविल सूट शैल लाई अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एन ऑफिस बियरर और मेंबर फॉर एक्ट्स डन इन कंटेम्पलेशन और फर्दरेंस ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट। अगर आप ट्रेड डिस्प्यूट को आगे बढ़ाने के लिए या ट्रेड डिस्प्यूट के चीजों को अच्छे से, जो भी जिस कारण से मुद्दा हुआ है, जिस कारण से प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इम्यून हैं सिविल सूट से। सेकंड, आप इम्यून रहेंगे इवन इफ, मतलब जो आप सिविल सूट से इम्यून रहेंगे इवन इफ आपने जो भी काम किया है वो ब्रीच है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, वो बिजनेस जो या ट्रेड जो हो रहा है दूसरों के साथ में उसमें इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है। जैसे कई बार होता है ना, जो हमने मारुति की जो हुआ था वो थोड़ा सा एग्रेसिव चला गया था। जनरली जो भी एम्प्लॉय वाले जो ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट्स होते हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं, सीधी सी बात है, अगर कोई एम्प्लॉय जाके बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा जब तक आप हमारी मांगे नहीं पूरी करते, वो काम ना करना, आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो। आप काम ना करके घेराव कर रहे हो या एरियाज को रोक रहे हो, काम नहीं होने दे रहे हो, तो आप इंटरफेरेंस कर रहे हो बिजनेस या ट्रेड में। तो ये चीजें होती है, नॉर्मल है, होने के बावजूद आपके ऊपर कोई भी सिविल सूट की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। और यूनियन, एक और चीज इसमें मेंशन है कि जो भी ट्रेड यूनियन है, अगर उसके मेंबर्स जो हैं या फिर उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट में कोई मेंबर काम करता है जो गलत काम है, रॉन्गफुल काम है, उनके डायरेक्शंस नहीं थे फिर भी वो करता है, तो उसके लिए यूनियन लाइबल नहीं होगी। यूनियन अपने एक्शंस के लिए लाइबल होगी, जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, इसके फॉलो अप में मेंबर्स ने काम किया है, उसके लिए यूनियन लाइबल है, बाकी चीजों के लिए लाइबल नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 19, एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट्स। यूनियन के जो भी एग्रीमेंट्स होंगे उसके बारे में बात होगी। ये बोलते हैं कि यूनियन एग्रीमेंट्स नॉट वॉइड मियरली फॉर बीइंग इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर मान लो कोई भी यूनियन एग्रीमेंट करता है जो उस इंडस्ट्री के ट्रेड को एक बाधा पहुंचाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स पहुंचाती है, तो यूनियन का एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि यूनियन का काम है उसके मेंबर्स का भला करना। उस भले में ट्रेड का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैटर नहीं करता, उसका मेन काम है यूनियन के मेंबर्स का भला करना। ठीक है,
प्लस बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक भाई अगर देखो इन सारी चीजों का ये मतलब है यूनियन अपने लिए अगर कुछ काम कर रहा है, अपने मेंबर्स के भले के लिए काम कर रहा है, जब तक वो काम इलीगल नहीं है, जब तक काम अनलॉफुल नहीं है, ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, तब तक वो सारे काम वैलिड होंगे, इवन इफ वो ट्रेड में या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां पे कोई भी बाधा पहुंचाते हैं या उसके काम में इंटरफेरेंस करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 20, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ये बोलता है कि जो जो भी अकाउंट की बुक्स है, जो भी मेंबरशिप लिस्ट है, ये कौन कौन मेंबर है या पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, सारी चीजें ओपन फॉर इंस्पेक्शन है बाय एनी ऑफिस बियरर और मेंबर। मेंबर के पास अधिकार है, चाहे वो छोटा से छोटा मेंबर हो जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, जिसके पास कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी का पद नहीं है, साधारण व्यक्ति है, उसके पास भी राइट है कि वो अकाउंट्स की बुक्स और मेंबरशिप लिस्ट को जाके एग्जामिन कर सके, उनको इंस्पेक्ट कर सके, और इसको अलाउ किया जाना चाहिए एज पर द यूनियन रूल्स। यूनियन इसके लिए एक रूल्स बनाएंगी, हमने देखा था ऑलरेडी सेक्शन 15 के अंडर में, जो भी रूल्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली इंस्पेक्शन अलाउड होगा। फिर है सेक्शन 21, राइट्स ऑफ माइनर टू बी द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 20 से भी आ सकता है, क्या मेंबरशिप बुक्स अलाउड है इंस्पेक्शन के लिए बाय एनी मेंबर, और ओनली अलाउड है सिर्फ ऑफिस बेरर के लिए अलाउड है, या मेंबर्स भी उसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई माइनर्स है तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं ट्रेड यूनियन की या नहीं। तो इसमें दे रखा है कि 15 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, सीधी सी बात है, हमारे लॉज क्या बोलते हैं कि 14 साल से व्यक्ति नीचे वाला काम नहीं कर सकता, 14 साल से जो 18 साल का जो जिसको एडोलेसेंट बोलते हैं वो काम कर सकता है। तो 15 साल का व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर भी बन सकता है, तो ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। प्लस उसके पास सारे राइट्स होंगे मेंबरशिप की, मतलब वो भी चाहे तो अकाउंट की बुक्स देख सकता है, वो भी मेंबरशिप लिस्ट देख सकता है, या बाकी राइट्स एंजॉय कर सकता है। प्लस वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है या एक्विटेंसेस दे सकता है एज पर द यूनियन रूल्स। मतलब सारा काम जो होगा रूल्स के दायरे में होगा, लेकिन उसके पास प्रॉपर राइट्स होंगे, प्रॉपर लाइबिलिटीज भी होगी एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन। फिर है सेक्शन 21 है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स। अभी हमने क्या बात की कि जो माइनर है वो मेंबर तो बन सकता है यूनियन का, लेकिन वो ऑफिस बियरर नहीं हो सकता। मतलब सरकार ने हमें बोल रखा है ना कि आपको अगर वोट भी देना है तो आपको मिनिमम 18 साल चाहिए। 18 साल वो एज मानी जाती है हमारे गवर्नमेंट के अंडर में जहां पे एक व्यक्ति केपेबल होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज लागू होती है कि वो एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं बन सकता है, ऑफिस बेरर नहीं बन सकता जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। 15 साल का मेंबर बन जाएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव मेंबर या ऑफिस बेरर 18 साल के ही बन सकता है। और दूसरी क्या क्वालिफिकेशन है, ये साधारण व्यक्तियों के लिए है कि अगर कोई भी व्यक्ति कन्विक्टेड है फॉर द ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड और जिसको जेल मिल हो चुकी है, मोरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में वो कन्विक्टेड है और जिसको जेल हुई है, तब तक जब तक जेल है ऑब्वियसली तब तक तो वो मेंबर नहीं रह सकता। प्लस जेल से बाहर आने के बाद में 5 साल का एक बफर पीरियड है, जब तक वो 5 साल पास नहीं हो जाते उसके रिलीज से तब तक वो मेंबर नहीं बन सकता। जेल की पीरियड प्लस 5 साल वो मेंबर नहीं बन सकता किसी भी ट्रेड यूनियन का, या एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं बन सकता, या ऑफिस बेरर नहीं बन सकता ट्रेड यूनियन का। मेंबर बन सकता है लेकिन ऑफिस बेरर या वो नहीं बन सकता। सेक्शन 22 बोलता है प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेरर टू बी कनेक्टेड विद इन द इंडस्ट्री। ये बोलता है कि कितने जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं उनमें से कितने लोग उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड होने चाहिए, या कितने लोग उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है और बाहर के मेंबर उस ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। तो ये चीज वो बोलता है, वो बोलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर कोई भी ट्रेड यूनियन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जिसमें मेंबर्स हैं, उस केस के अंदर में जो 50% मिनिमम 50% जो भी ऑफिस बियरर्स हैं वो ऐसे लोग होने चाहिए जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयड हैं, किसी भी तरीके से एंगेज्ड है या एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयर है तो एंगेज्ड होगा और एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉयड होगा। In case of unorganized sector, at least half of the office bearers must be actually engaged or employed in the relevant industry. और सरकार चाहे तो कोई एग्जामिशन भी दे सकती है केस टू केस बेसिस पे। और बाकी सारे केसेस में आउटसाइड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर नॉट मोर देन 1/3 और 5। ऊपर वाले केस में क्या है कि मिनिमम 50% तो होनी चाहिए जो एम्प्लॉयड हो, तो उसमें बाकी वाले 50% कौन हो सकते हैं, जो बाहर के लोग हो सकते हैं। और बाकी अदर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें क्या होना चाहिए, 1/3
या 5 जो भी कम है, उससे ज्यादा लोग आउटसाइडर नहीं हो सकते। मतलब 1/3 और 5 जो भी कम है, उससे ज्यादा लोग बाहर के नहीं हो सकते। ऐसे लोग नहीं हो सकते जो उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड ही नहीं है, एंगेज्ड नहीं है। इसमें एक और एक्सप्लेनेशन है कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो बहुत सारे एम्प्लॉयज है जो रिटायर हो गए हैं, या जिन एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको आउटसाइडर नहीं माना जाता है। आउटसाइडर मतलब कहते हैं ना कि किसी भी आप उस जगह के बिलोंग नहीं करते, उस सेक्टर से बिलोंग नहीं करते, उस एरिया से बिलोंग नहीं करते। आप हो सकते हैं कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सोशल वर्कर हो, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, या कोई भी व्यक्ति हो। आप सिर्फ उसमें अपने मतलब से आए हैं या कोई और पर्पज से आए हैं, आप उस इंडस्ट्री से आपका कोई लेना देना नहीं है, तब आप मैक्सिमम उस केस के अंदर 5 लोग या 1/3 जो भी कम होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव, उस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि 1/3 या 5। अगर मान लो किसी एग्जीक्यूटिव के 15 मेंबर है तो 1/3 भी बराबर होगा और 5 भी बराबर होगा, तो मैक्सिमम 5 लोग ले सकते हो। अगर मान लो किसी में 20 मेंबर है तब आप 1/3 नहीं ले सकते, तब आपको 5 लोग ले सकते हो मैक्सिमम। ये हो गया अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में बाहर वाले लोग कितने हो सकते हैं और अंदर वाले लोग कितने होंगे। रेस्ट्रिक्शंस क्या है इसके ऊपर भी, जो बाहर वाले लोग भी हम लेंगे ना, उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या आप किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मेंबर है, मतलब कोई पॉलिटिशियन को मिनिस्टर है, आप उसको मेंबर नहीं बना सकते अपनी ट्रेड यूनियन का या उसकी एग्जीक्यूटिव का। प्लस कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्डर है उसको नहीं बना सकते। हाँ, अगर वो व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्डर है वो उसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको बना सकते हो, लेकिन अगर वो इस इंडस्ट्री का नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है कहीं और, तो आप उसको नहीं बना सकते। ऑफिस बियरर नहीं बना सकते या पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते। ये चीज समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 23, चेंज ऑफ नेम। एक ट्रेड यूनियन चाहे तो अपना नाम बदल सकता है। उसका क्या क्राइटेरिया है, जो भी उसकी टोटल मेंबरशिप है उसके मिनिमम 2/3 लोग अगर कंसेंट दे दे तो अपना नाम चेंज कर लेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 24, अमालगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन का मर्जर होना। वो मर्जर चाहे तो उनके जो फंड है या जो भी चीजें हैं उनका डिसोल्यूशन हो सकता है, या बिना डिसोल्यूशन के या बिना डिविजन ऑफ फंड के भी उनका मर्ज हो सकता है, अमालगमेशन हो सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, किस बेसिस पे होगा, अगर जितनी भी ट्रेड यूनियंस है तो दोनों ट्रेड यूनियंस के 1/2 ऑफ मेंबर्स अपने वोट्स देते हैं, 1/2 मेंबर्स वोट्स देते हैं, और जितने वोट पड़े उसमें से 60% वोट्स जो है वो फेवर में। ये नाम इंपॉर्टेंट है। 1/2 वोट्स नहीं चाहिए, 1/2 मेंबर्स वोट में प्रेजेंट होंगे, वहां वोटिंग देंगे। मिनिमम आधे लोग आने चाहिए वोटिंग के लिए, उनके वोट्स रिकॉर्ड होने चाहिए, और जो भी रिकॉर्डेड वोट्स है उसमें से 60% जो वोट्स है वो अगर मर्जर के फेवर में होंगे तो मर्जर हो जाएगा, अगर मर्जर के फेवर में नहीं होते तो मर्जर नहीं होगा। मान लो किसी भी ट्रेड यूनियन के अंदर में 200 मेंबर है, 200 200, तो मिनिमम 100 लोग तो प्रेजेंट होने चाहिए वोटिंग के लिए, 100 लोग वोटिंग में प्रेजेंट होंगे। अब इन 100 में से अगर 60% लोग, अगर 60 लोग एग्री करते हैं कि भाई हम अलाउ करते हैं इस मर्जर को, तब तो मर्जर होगा। अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो मर्जर नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 25, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और अमालगमेशन। अगर आप जो भी नोटिस है, आपको नाम बदलना है या अमालगमेशन करना है, तो उसका भी नोटिस जाएगा रजिस्ट्रार के पास में। कोई भी काम होगा ट्रेड यूनियन में उसका नोटिस रजिस्ट्रार के पास जाएगा ही जाएगा। अगर नाम चेंज करने का नोटिस भेजना है तो वो साइन होना चाहिए जो सेक्रेटरी है, एग्जीक्यूटिव का जो भी सेक्रेटरी होगा या ट्रेड यूनियन का जो भी सेक्रेटरी है उसके द्वारा, प्लस 7 मेंबर। और अमालगमेशन में भी सेम है, सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर का साइन होगा, वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार उस हिसाब से एक्शन लेगा। नाम चेंज करना है नाम चेंज कर देगा, अमालगमेशन करना है अमालगमेशन कर देगा। अगर नाम चेंज में ये प्रॉब्लम आ रही है कि नाम वैसा कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, रिजेंबल करता है, तो वो बोल देगा कि आप रजिस्टर नहीं होगा आपका, और आपको टाइम दे देगा कि आप कोई और नाम बता दो, उस बेसिस पे आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 26, इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ अमालगमेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने नाम चेंज किया, राइट्स ऑब्लिगेशन सब कुछ सेम रहेगा, आपका जो भी आगे का काम होगा वो नए नेम के साथ में होगा। सेक्शन 27 बोलता है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, डिसॉल्व करना है, सेम चीज।
चाहे नाम बदलना है, चाहे अमालगमेशन करना है, चाहे डिसॉल्व करना है, आप 7 मेंबर और सेक्रेटरी का साइन ले आओ और उसको 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास भेज दो। जो नोटिस साइन किया जिस डेट को, उसके 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेज दो। रजिस्ट्रार को लगेगा सब कुछ सही है और वो रिजॉल्व कर देगा। सेकंड नेक्स्ट सेक्शन है 28 रिटर्न्स। इसमें वही है कि एनुअल रिटर्न जो है आपको सबमिट करने हैं। और कब सबमिट करने हैं, कौन से ईयर के हिसाब से होंगे, वो 31 दिसंबर ईयर एंडिंग होगा। मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के जो भी आपके रिटर्न बनेंगे, आपका एक्सपेंडिचर कितना, रिसीट कितना, एसेट लाइबिलिटीज कितनी है, आपको वो रजिस्ट्रार को भेजना है एक प्रिस्क्राइब डेट के ऊपर। जब भी वो डेट अनाउंस होगी उस डेट से पहले पहले आपको वो रिटर्न सबमिट करने हैं। और जो भी स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपरली ऑडिटेड होने चाहिए, ऑडिटर के द्वारा एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर में होने चाहिए। साथ में अगर इन स्टेटमेंट के साथ साथ में अगर कोई भी ऑफिस बियरर्स के चेंज हुआ है इस साल, पूरे साल के अंदर में ऑफिस बियरर बदले गए हैं, मेंबर्स बदले गए हैं, तो वो आपको भेजनी है। आपने कोई रूल्स बदले हैं तो अपडेटेड कॉपी ऑफ रूल्स भी भेजनी है। और अगर आपने कोई रूल चेंज किए हैं, आपको इंश्योर करना है कि वो रूल चेंज के 15 दिन के अंदर अंदर आपको भेजना है। आपको एक साल के अंदर ये चीज़ें तो भेजनी ही है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स या एनुअल अकाउंट्स जो भी है वो सारी भेजनी है। अगर आपने रूल्स को बदला है, जब भी रूल बदले होंगे साल के ड्यूरेशन के अंदर में, आपको 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन बदला है उसके 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट कराने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आपके रूल्स उसके पास नहीं है तो आपसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो किस बेसिस पे जज करेगा, वो आपके रूल्स के बेसिस पे ही जज करेगा। फिर इसके साथ में रजिस्ट्रार को पावर है, जब चाहे या जब उसको सही लगे वो आपके ऑफिस में आके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देख सकता है। और अगर उसको चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो खुद के पास मंगवाए तो वो आपके खुद के पास भी मंगवा सकता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है कि वो 10 माइल से ज़्यादा दूर, अगर आपकी ऑफिस किसी एरिया में है उससे 10 मील 10 माइल्स दूर डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगा सकता। 10 माइल्स के एरिया तक ही आप लाइबल हो कि वो डॉक्यूमेंट्स बुक्स वगैरह है वो लेके जाओ। उससे ज़्यादा चाहिए उसको तो वो खुद आके देख लेगा। नेक्स्ट है चैप्टर 5 रेगुलेशन। इसका सेक्शन है सेक्शन 29 पावर टू मेक रेगुलेशन। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ट्रेड यूनियन के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनके लिए रेगुलेशंस बना सकती है, रूल्स बना सकती है। वो चाहे रूल्स उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या फीस के रिलेटेड हो या ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, उसके अकाउंट्स के ऑडिटिंग के रिलेटेड हो या कोई और इंस्पेक्शन रिलेटेड कंडीशंस है, वो सब चीज़ें हो। बाकी कोई भी मैटर है उसके लिए सरकार रूल्स बना सकती है। और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाएगी उसको 30 दिन के लिए पार्लियामेंट के पास में सबमिट करना पड़ेगा। इट शुड बी लेट बिफोर द पार्लियामेंट फॉर अ टोटल ऑफ 30 डेज। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकती है, उस रूल्स को खारिज कर सकती है। बेसिक चीज़ है। सिमिलरली अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास में एज सुन एज पॉसिबल उसको ले डाउन करना पड़ेगा। नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। फिर है सेक्शन 30 पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशंस। जो भी रेगुलेशंस बनाए सरकार ने उसको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने से पहले उन रूल्स को सरकार को मिनिमम 3 महीने के लिए पब्लिक कंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा। जो भी ड्राफ्ट बनेगा आप उसको 3 महीने के लिए पब्लिक के लिए भेजो, पब्लिक अपने कमेंट्स देगी और कमेंट के बाद में अगर जो भी मॉडिफिकेशन या जो भी चीज़ें होती है उसके बाद में रूल्स ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हो जाएंगे। फिर है नेक्स्ट है चैप्टर 5 पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। सेक्शन 31 फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स। कोई भी रजिस्ट्रार को कोई रिटर्न सबमिट करना था या कोई नोटिस देना था, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना था इस एक्ट के अंडर में, वो उसको सबमिट करने में ऑफिस बेरियर के द्वारा या जो भी व्यक्ति के द्वारा कोई डिफॉल्ट हो गया है तो जो भी ऑफिस बेरियर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको 5 रुपए का अप टू 5 रुपीज़ का फाइन लगेगा। अगर वो कंटिन्यू करता है उस डिफॉल्ट को फिर भी सबमिट नहीं करता है डॉक्यूमेंट्स को तो उसके ऊपर पर वीक का एडिशनल 5 रुपीज़ लगेगा। और मैक्सिमम वो कितना लग सकता है, मैक्सिमम 50 रुपीज़ का लग सकता है। देखो ये अमाउंट बहुत कम है क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं कई बार वो बहुत गरीब मेंबर्स भी होते हैं और बहुत पुराना एक्ट है, तो उस हिसाब से 5 रुपए का फाइन है। अगर आप गलती करते हो एक बार, आप कंटिन्यूस गलती करते हो तो 5 रुपए पर वीक के हिसाब से फाइन लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 50 रुपए का ही फाइन लगेगा। दूसरा चीज, अगर कोई भी व्यक्ति विलफुली कोई फॉल्स एंट्रीज करता है या विलफुली कोई एंट्री को ऑमिट कर जाता है, भूल जाता है, उसको नहीं एंट्री करता है स्टेटमेंट के अंदर में या रूल्स के अंडर में, तो उसके ऊपर 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
फिर नेक्स्ट है सेक्शन 32, सप्लाइंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियंस। कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी धोखाधड़ी के मोटिव से, डिसीव करने के मोटिव से इनकरेक्ट या फॉल्स कॉपी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी मेंबर को या किसी प्रोस्पेक्टिव मेंबर को, प्लस जो रूल्स है अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के उसको ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के रूल्स हो, तो उसको भी 200 रुपए का फाइन लग सकता है। ये किस केसेस में? पहले वाले केस में तो क्या था कि आप रजिस्ट्रार के सामने ये सारी की सारी चीजें रख रहे हो। दूसरा है कि आप किसी मेंबर को या कोई प्रोस्पेक्टिव मेंबर है के साथ मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, मुझे आपके रूल्स और रेगुलेशंस बताओ या अमेंडमेंट्स बता दो, तब भी आप कोई फॉल्स कॉपी या इनकरेक्ट जो कॉपी प्रेजेंट करते हैं तब भी आपके ऊपर 200 रुपए का फाइन लग सकता है। सेक्शन 33, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंडर में होंगे वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उसके द्वारा ही ट्राई किए जाएंगे, उससे बिलो वाला व्यक्ति जो है उसको ट्राई नहीं कर सकता। ठीक है, और जो भी कोर्ट है वो ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक प्रीवियस सैंक्शन नहीं हो रजिस्ट्रार का। ठीक है, और बेसिक चीजें नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एग्जाम, और इसमें वही है कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके 6 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा एक्ट कंप्लीट होता है। एक्ट के जितने भी मेन प्रोविजंस थे उनको हमने डिटेल में पढ़ा है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मैंने उसका आपका मेंशन कर दिया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे गए थे, या आप एपीएफसी का क्वेश्चन देख सकते हो। ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। जो बाकी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े से इजियर साइड में पूछे गए हैं। जैसे एपीएफसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स इज ऑप्शनल, कंपल्सरी, ऑप्शनल फॉर वर्कर्स वर्किंग इन द नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और कंपल्सरी फॉर द वर्कर्स वर्किंग इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अभी तक जितना भी हमने चीजें देखा, आप कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी मेंशन्ड है कि कंपल्सरी है, कहीं पे भी मेंशन्ड है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, वो इस हिसाब से आपको आंसर देना है कि ऑप्शनल है या कंपल्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट। आज मैं आपको कोई भी आंसर नहीं बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर में हमने इंश्योर किया था कि हम आंसर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आई थिंक आई हैव टॉट इनफ, आप इनके आंसर्स खुद ढूंढ सकते हो, मैं बस एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स आर कंसिडर्ड ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। डेफिनेशन का क्वेश्चन है, देख लो कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू नॉन एम्प्लॉयमेंट और डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ लेबर। कौन कौन से थे? एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर, सारी चीजें हमने पढ़ी है। क्या होगा आंसर आप देख। What is the minimum number? Next question है, what is the minimum number of members required to register a trade union under the Trade Union Act 1926? 2 मेंबर चाहिए? नहीं। 3? नहीं। क्या 7 चाहिए या 10 चाहिए? वो आप आंसर कर सकते हैं। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।